हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी की अगली क्लास लेने वाले हैं। आज हमारी पॉलिटी की छठवीं क्लास होगी। ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोग में से जो भी लोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, आरएएस हो, एमपीपीसीएस हो, कुछ भी हो, पॉलिटी हर एक प्रारंभिक परीक्षा में, खासतौर पे जो राज्य स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग ध्यान दें तो यूपीपीसीएस में तो पॉलिटी की भरपूर भूमिका है। लगभग 20 क्वेश्चन के करीब में पॉलिटी से आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछली 5 क्लास ले लिए थे। आज हम लोग की जो टॉपिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। हम लोग आज संसदीय समितियां, जो शब्दावलियां हैं, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, वो देखेंगे। उच्चतम न्यायालय देख लेंगे, ठीक है, जो संविधान में संशोधन देख लेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय टॉपिक दोहरा गया है। उच्च न्यायालय, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, इसमें बेसिकली हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री को देखेंगे, राज्य विधायिका देखेंगे और पंचायती राज देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट है। हालांकि ध्यान देंगे दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो 1 घंटा 10 मिनट से लेके, ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट से लेके मैक्सिमम 1 घंटा 30 मिनट तक जाए। अगर मुझको लगेगा कि इससे ज़्यादा वीडियो बन रहा है तो मैं, और टॉपिक अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो भी मैं पॉज कर दूंगा। ठीक, देखिए इधर मैं डेली आप लोग के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस लेके आ रहा हूँ। आप लोग को भी सपोर्ट करना दोस्तों। आप लोग भी हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को अपने दोस्तों में शेयर करिए। प्रॉपर प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या क्या करा दिया है, एक बार मैं उस पर प्रकाश डाल दूं तो देखिए, यूपी स्पेशल जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, यूपी स्पेशल ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो हैं, ध्यान देंगे, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, लगभग 150 प्रश्नों पे हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो हमारी कल की क्लास होने वाली है लाइव, वहां पे ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान देंगे, बैक ईयर पूरा हम लोग लगभग 15 साल का कवर कर चुके हैं। बैक ईयर हम लोग वर्ष 2000 से लेके 2015 तक का पहले अपने यूट्यूब पे हम लोग करा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में इसको भी देख सकते हैं। प्रॉपर प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी की क्लास आप लोग की चल रही है। पॉलिटी की क्लास चल रही है। करंट की क्लास मैं डेली ले रहा था। लगभग 40% करंट आप लोग का बचा हुआ है, वो मैं जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी करंट में कंटिन्यू कर दूंगा। मैं इसी के लिए भी करंट रोक दिया हूं, ताकि फिर जब करंट को स्टार्ट करूं तो उसमें ब्रेक ना लगाऊं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग का पॉलिटी पूरा करा दूंगा, ठीक है, और करंट। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी क्लासेस, साथ ही साथ जियोग्राफी की क्लासेस आप लोग के लिए स्टार्ट कर दी गई हैं। जियोग्राफी की क्लासेस भी, ठीक, आप लोग के लिए स्टार्ट कर दी गई हैं। इतनी सारी सी चीजें आप देखेंगे। जियोग्राफी से अकेले कम से कम 15 क्वेश्चन आएगा। करंट जो हम लोग करा दे रहे हैं, कम से कम यहाँ से 15 से 17 क्वेश्चन फंसने वाला है। पॉलिटी की मैंने वादा भी किया है, यहाँ से 20 क्वेश्चन आएगा। 20 आएगा तो कम से कम 17, ठीक है, कम से कम यहाँ से 17 क्वेश्चन फंसने वाला है। इसके बाद से जो इनमें से चुटपुट कमियां रह जाएंगी, जियोग्राफी, पॉलिटी और इन सब के क्वेश्चंस बता देंगे। बैक ईयर डिस्कशन देख जाएंगे तो कम से कम इन सबको छोड़ के 30 क्वेश्चन फंस जाएगा। इन सबको छोड़ के कम से कम 30 क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, इन 300 में से कम 12 क्वेश्चन तो फंसने हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग करा दिए हैं। ठीक, आप लोग प्लेलिस्ट में प्रॉपर जाइए। हम लोग इसी के लिए पूरी प्लेलिस्ट अपडेट कर दिए हैं ताकि आप लोग उसको देख सके। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का काम है संसदीय समितियां देखना। ध्यान देंगे दोस्तों, संसदीय समितियों पे जब हम लोग के दिमाग में आता है कि अपने लोग को संसदीय समितियां देखना है, मैं अपने पास बता दूं कि मैंने बैक ईयर भी अपने पास खोल के रखा है, ताकि मैं संबंधित टॉपिक से जो यूपीपीसीएस क्वेश्चंस पूछी है मैं वो भी आपको बता सकूं। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, जो संसद की समितियां हैं, बेसिकली उसमें देखेंगे तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये 3 समितियां बेहद इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, टेंशन चार्ज हो रही है, मैं इसलिए भी लिख नहीं रहा हूं, आप लोग सुनते रहिए ध्यान से। 1.5 घंटा आप टाइम दीजिए, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम दीजिए। जो आज मैं पढ़ाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो 3 समितियां हैं। आज हम लोग उन 3 समितियों, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति को देखने वाले हैं। ध्यान दें दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति यूपीपीसीएस की सबसे फेवरेट क्वेश्चन रही है। 2016 में, 2017 में कंटिन्यूटी के साथ यहां से यूपीपीसीएस क्वेश्चंस पूछती रही है। इस चीज को ध्यान देंगे। संसद की अस्थायी समिति से भी यूपीपीसीएस ने वर्ष 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी के साथ ध्यान देंगे दोस्तों, तो मेन जो इनका है वो यही 3 समितियां इंपॉर्टेंट है। मैं बैक ईयर अपने सामने खोल के रखा हूं, तो मैं उससे आपको बता रहा हूं कि ये 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको खत्म करने में हम लोग को मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं आप लोग को, तो लोक लेखा समिति हम लोग देखने वाले हैं। ठीक,
लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति। देखिए इसमें इस वक्त मैं 5 मिनट में कोशिश करूंगा इन तीनों समितियों को खत्म करने की। ध्यान देंगे दोस्तों, जो लोक लेखा समिति होती है इनमें जो सदस्य संख्या होती है वो 22 सदस्य होते हैं। ध्यान देंगे, इनमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। पहली चीज तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में दोस्तों ध्यान देंगे जो कि 5, ठीक है, ध्यान देंगे 5 नहीं 15 और 7 का रेशियो होता है। 15 और 7 का रेशियो होता है। इनमें ध्यान देना दोस्तों आप लोग को कि जो 15 सदस्य इसमें होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसमें से राज्यसभा से होते हैं। यानी लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सदस्य होते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, दोस्तों, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ध्यान देंगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। ध्यान देंगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। कल को मेंस में अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां पूछ दें तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप लोग को समझना होगा। इसके बाद से मैं नेक्स्ट देखो, अगर इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है। कार्यकाल इसका 1 वर्ष होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लोक लेखा समिति से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा है वह सार्वजनिक उपक्रम समिति। नेक्स्ट हमारा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। आइए दोस्तों हम लोग सार्वजनिक उपक्रम समिति को देखते हैं। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों कि इसमें भी जो सदस्य संख्या होती है वो 22 ही होती है और इसमें भी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं और राज्यसभा के सदस्य इसमें भी 7 होते हैं। यानी 15 इसमें क्या है, लोकसभा के सदस्य हैं और 7 इसमें क्या है, राज्यसभा के सदस्य। तो एक चीज तो ये जो है सदस्य संख्या ये लोक लेखा समिति के इक्वल होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसकी एक अच्छी बात क्या है कि यहां भी जो समिति के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। यानी इसमें 2 फैक्ट एकदम लोक लेखा समिति की तरह है। पहला फैक्ट और ये वाला फैक्ट, इस 2 फैक्ट क्या है, एकदम लोक लेखा समिति वाला है। ध्यान देंगे यहां पे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात एक क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें कोई भी मंत्री, ध्यान देंगे मैं लिख दे रहा हूं, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब हम लोग के लास्ट एक समिति है और वो है प्राक्कलन समिति। इसी को आकलन समिति भी कहते हैं। ध्यान देंगे, प्राक्कलन समिति दोस्तों, ध्यान देंगे, प्राक्कलन समिति थोड़ी सी दोस्तों सदस्य संख्या के आधार पर इसमें एक चेंजिंग देखने को मिलती है। इसमें ध्यान देंगे दोस्तों कि जो सदस्यों की संख्या होती है वो 30 होती है और जो इसके सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से होते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं। यानी यहाँ पे राज्यसभा, कभी आपको लोकसभा और राज्यसभा में एक दिखाया जाए कि कैसे डिफरेंस है दोनों में, तो ध्यान देंगे प्राक्कलन समिति की में जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा के होते हैं और लोकसभा पावरफुल बन जाती है। इसी के आधार पे कभी हम लोग को दोनों के पावर में तुलना करनी हो तो यहां से हम लोग कर सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे हम लोग जब देखते हैं कि लोक लेखा समिति जो है उसके जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष है, तो प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 ही वर्ष का होता है और इसमें भी जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अन्य 2 समितियों की ही भांति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। एक चीज ध्यान देना है, अगर हम लोग देख लें केवल यहां पे राज्यसभा में के मेंबर्स इसमें नहीं है, यही एक अंतर है इस समिति में और लोक लेखा समिति में, और नंबर में संख्या में भी अंतर है। यही रीजन है दोस्तों, नोट करके मैं यहां पे लिख दूं, नोट करके कि जो प्राक्कलन समिति है, ठीक, ध्यान देंगे, लोक लेखा
ये मैं किसी अलग पेन से लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ। जो लोक लेखा समिति होती है, यही रीजन है कि जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है वो प्राक्कलन समिति, यहां पे ध्यान देंगे, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, जो लोक लेखा समिति होती है वो प्राक्कलन समिति, ध्यान देना है दोस्तों, प्राक्कलन समिति की, ध्यान देंगे, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कही जाती है। ठीक है, जुड़वा बहन कही जाती है। तो जुड़वा बहन को मैं किसी और पेन से लिख दे रहा हूं, समिति की जुड़वा बहन कही जाती है। ठीक है, की जुड़वा बहन कही जाती है, जुड़वा बहन, बहन कही जाती है या जाना जाता है, कुछ ऐसा लिखिए, प्राक्कलन जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो यहां से आपका 5 मिनट एग्जैक्ट देखेंगे खत्म भी हुआ है और मैंने तीनों समितियों को खत्म कर दिया। तो इस तरह से जो संसदीय समितियां थी आपकी ये खत्म हो गई। 5 मिनट का इसमें टाइम लगा है, कुल 5 मिनट का टाइम लगा है। अच्छा ध्यान देंगे दोस्तों, अब आती है महत्वपूर्ण संसदीय शब्दावलियां। महत्वपूर्ण संसदीय शब्दावलियां आती है दोस्तों। महत्वपूर्ण संसदीय शब्दावलियों में बेसिकली हम लोग शून्यकाल देखेंगे, ध्यान देंगे, शून्यकाल देखेंगे दोस्तों। यहीं पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट विधेयक देखेंगे, जैसे विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, इन सबको देखेंगे। ठीक है, लेखानुदान हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहले नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो देखते हैं। सेकेंड टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में मैक्सिमम 7 से 8 मिनट का टाइम लगना है। तो सेकेंड टॉपिक में हम लोग जो देखने वाले हैं उनमें पहला है शून्यकाल, पहला है शून्यकाल। दूसरा ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें है जो हम लोग दूसरा देखने वाले हैं शून्यकाल के बाद हम लोग इसमें देखेंगे तारांकित और अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के नजरिए से इन सब चीजों को देखेंगे। इसके पास से कुछ इंपॉर्टेंट विधेयक जो है उनको देखेंगे, इंपॉर्टेंट विधेयक। इन इंपॉर्टेंट विधेयकों में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो ध्यान देंगे, इन इंपॉर्टेंट विधेयकों में हम लोग धन विधेयक देखेंगे, धन विधेयक देखेंगे। ठीक है, वित्त विधेयक देखेंगे, वित्त विधेयक देखेंगे। दूसरा वित्त विधेयक देखेंगे। तीसरा हम लोग यहाँ पे विनियोग विधेयक देखेंगे, विनियोग विधेयक देखेंगे, विनियोग विधेयक देखेंगे। और इसी में हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लेखानुदान वगैरह क्या होता है ये देख लेंगे, लेखानुदान क्या होता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं शून्यकाल। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहले शून्यकाल। आइए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे शून्यकाल खत्म करने की प्रयास करते हैं। शून्यकाल ध्यान देना दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में, ध्यान देंगे, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे का जो टाइम पीरियड होता है, एक्चुअली 11 से 12 का जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो प्रश्नकाल का होता है। ठीक, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद ध्यान देंगे दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक, 12 से 1 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, 12 से 1 बजे के बीच का ये होता है जो टाइम पीरियड, ये होता है आपका शून्यकाल। ध्यान देंगे, ये आपका शून्यकाल होता है। ध्यान देना दोस्तों, इस शून्यकाल के टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड के बीच में जो सदस्यगण होते हैं, जो सदस्यगण होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड इसलिए रखा गया है ताकि अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जा सके। अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है, इसमें अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है, उठाया जाता है। या मैं संक्षेप में लिख दूं, जाता है। तो ये तो होगा आपका शून्यकाल। अब हम लोग आएंगे दोस्तों तारांकित और अतारांकित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तारांकित प्रश्न को देखेंगे। ध्यान देना दोस्तों, तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है। ठीक है, तारांकित प्रश्न कहलाते हैं, यानी जिनका उत्तर जो सदस्य है उनको तुरंत अपेक्षित, यानी अगर उत्तर, ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तर, जिस प्रश्न का उत्तर तुरंत अपेक्षित हो, मैं यहां पर लिख दूं तुरंत अपेक्षित हो, तुरंत अपेक्षित हो, इसको हम लोग कहते हैं तारांकित प्रश्न। ध्यान देंगे, तुरंत अपेक्षित हो उसको हम लोग कहेंगे अपेक्षित प्रश्न। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम लोग उत्तर तुरंत देना होगा, अगर उत्तर तुरंत देना होगा तो
उसको रिटन तो दिया नहीं जा सकता है, इसलिए ओरल होता है, मौखिक होता है। इसका आंसर प्रायः मौखिक रूप में दिया जाता है, मौखिक। अच्छा, हम लोग दूसरा आएंगे, अतारांकित प्रश्न। और अतारांकित प्रश्न को देखेंगे। ध्यान देंगे, जो अतारांकित प्रश्न होते हैं बेसिकली ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, ठीक है, जिनका उत्तर लिखित रूप में, यानी तत्काल में इसका उत्तर अपेक्षित नहीं होता है। तत्काल में अपेक्षित नहीं होता है, तो जब तत्काल में अपेक्षित नहीं है देन इसको लिखित रूप में दिया जाता है, लिखित रूप में। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न में से कौन चीज मौखिक है और आंसर दिया जाता है और कौन चीज लिखित, तो आप लोग इजिली कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग इंपॉर्टेंट विधेयक पे चर्चा करने वाले थे। इंपॉर्टेंट विधेयक में चलिए हम लोग सबसे पहले विनियोग विधेयक उठाते हैं। विनियोग विधेयक उठाते हैं। ध्यान देंगे, विनियोग विधेयक के माध्यम से भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसी विधेयक के माध्यम से भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, ध्यान देंगे, संचित निधि से धन निकाला जाता है। संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। यह तो आपका हो गया विनियोग विधेयक। अच्छा, अब हम लोग ध्यान देते हैं विनियोग विधेयक पे एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों। अब हम लोग यहां पे आएंगे, वित्त विधेयक देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग वित्त विधेयक देखेंगे। तो बेसिकली पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस विधेयक के माध्यम से संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, तो विनियोग विधेयक। अब हम लोग यहां से आएंगे वित्त विधेयक पे, ठीक है। वित्त विधेयक क्या होता है, थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। हालांकि आप लोग चाहिए तो पहले धन विधेयक देख लीजिए। चलिए हम लोग धन विधेयक पहले देख लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले धन विधेयक, ठीक है। आइए धन विधेयक देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 110(1) के, ध्यान देंगे, बेसिकली इसका अनुच्छेद 110 में आप लोग याद रखिए, अनुच्छेद 110(1) में इसका वर्णन है। पहली चीज तो आप लोग यही दिमाग में रखिए, अनुच्छेद 110(1) में इसके विषयों का वर्णन है, ठीक है, यानी धन विधेयक का वर्णन है। इसके बारे में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था दोस्तों, धन विधेयक के बारे में, उस चीज को ध्यान देखते हैं। धन विधेयक के बारे में जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसको केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ध्यान देंगे, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अब हम लोग आएंगे दोस्तों, देखिए अभी हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो दो चीजें हो गई, ध्यान देंगे, ये दो चीजें हो गई धन विधेयक के बारे में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, यहीं से एक चीज ध्यान देना दोस्तों, लेखानुदान क्या होता है कि संविधान के अनुच्छेद 116 क के तहत लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर की जाती है। ध्यान देंगे, लेखानुदान के तहत क्या होता है, ठीक है। पहली चीज तो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 116(1) या 116 क में इसका वर्णन है। लेखानुदान का वर्णन कहां पे है, आर्टिकल 116 क में इसका वर्णन है, ठीक। लेखानुदान के माध्यम से सरकार क्या कहती है, अग्रिम राशि मंजूर की जाती है सरकार के लिए। इसकी तरफ ध्यान देंगे, लेखानुदान के तहत सरकार के लिए अग्रिम राशि, मैं यहां पे लिख दूं, अग्रिम राशि, सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर की जाती है। सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर की जाती है, मंजूर की जाती है। तो ये हो गया आपका दोस्तों लेखानुदान, और ये हो गया आपका विनियोग विधेयक। अब हमारे पास बचा है वित्त विधेयक। ध्यान देंगे दोस्तों, अब हमारे पास क्या बचा है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का वर्णन ध्यान देना दोस्तों, वित्त विधेयक का वर्णन, आइए देखते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का वर्णन आर्टिकल 117 में किया गया है। आर्टिकल 117 में किया गया है। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 117 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वही वित्त विधेयक कहलाते हैं। यानी जो वित्त विधेयक होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं। ये विधेयक क्या होते हैं, राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं, ठीक। तो अब तक जो हम लोग बोले थे उस पर चर्चा कर लिए। आइए हम लोग बस
और इस सेकेंड टॉपिक को 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। तो शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल होता है 12 से 1 के बीच का टाइम पीरियड, और इसमें अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका सदस्य को उत्तर देना तुरंत अपेक्षित हो, यानी बेसिकली इसको मौखिक रूप में दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न इसका तुरंत उत्तर अपेक्षित नहीं होता है, इसी कारण इसको लिखित रूप में दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट विधेयकों में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो जो धन विधेयक है उसकी चर्चा 110(1) में है, जो वित्त विधेयक है इसकी चर्चा आर्टिकल 117 में है, जो विनियोग लेखानुदान है इसकी चर्चा 116 क में है। दोस्तों ध्यान देंगे, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जो वित्त विधेयक है बेसिकली ये राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं, राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं। विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार, ध्यान देंगे, विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि से धन निकाला जाता है, संचित निधि से धन निकाला जाता है, तो ये विनियोग विधेयक हो गया। लेखानुदान के माध्यम से सरकार अग्रिम राशि मंजूर की जा सकती है, सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर की जाती है लेखानुदान के माध्यम से, और विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि से धन निकाला जाता है। तो ये हो गया पिछले 60 मिनट का, अगले 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, आधा मिनट बोल लीजिए, उसमें चर्चा। अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पे आएंगे। थर्ड टॉपिक, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए यहां तक की चीजें आपको समझ में आई या नहीं। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे आएंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग का क्या है? तीसरा टॉपिक हम लोग का उच्चतम न्यायालय। ध्यान देंगे दोस्तों, तीसरा टॉपिक हम लोग का है उच्चतम न्यायालय। अब ध्यान देना दोस्तों, उच्चतम न्यायालय थोड़ा सा हम लोग 15-20 मिनट का टाइम देके समझेंगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ध्यान देंगे दोस्तों, मैं केवल बैकईयर स्टडी करके पढ़ा रहा हूं। न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं, इस चीज को भी ध्यान रखना है, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पढ़ा रहा हूं। आइए हम लोग देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है, इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग 5 में। तो पहला चर्चा आप लोग ध्यान देंगे, इसका उल्लेख कहां पे है? भाग 5 में है। दूसरी चीज, अनुच्छेद अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 124 से 147 तक, 147 तक, अनुच्छेद 147 तक इसकी चर्चा है। यानी भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक आपको सुप्रीम कोर्ट की चर्चा मिलती है। ध्यान देंगे, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत में दोस्तों एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, एकीकृत न्याय व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था, ठीक है। तो ये भारतीय की जो न्यायपालिका है उसकी विशेषता है कि यहां पर एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, भारत के एकीकृत न्याय व्यवस्था हमको पता है कि टॉप पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद से कौन है? हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बारी आ जाती है। अच्छा, अब हम लोग सीधा आर्टिकल 124 से स्टार्ट करते हैं, अनुच्छेद 124 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 124, आइए दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 124 को देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, तो अनुच्छेद 124 में वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित प्रावधान, इसके गठन से संबंधित प्रावधान यही किए गए हैं। आइए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित प्रावधान, के गठन से संबंधित प्रावधान, संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित प्रावधान है। ध्यान देंगे दोस्तों, अच्छा एक चीज ध्यान देना यहां पे, आइए देखते हैं। ध्यान देंगे कि उच्चतम न्यायालय में एक तो हमको पता है कि मुख्य न्यायाधीश होता है, और इस वक्त यहां पे 30 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी एक तो उच्चतम न्यायाधीश हो गया और 30 अन्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है। ओवरऑल कितने हो गए? 31, ठीक है, 31 हो गए। इस चीज को ध्यान देंगे, ओवरऑल कितने हो गए? 31 हो गए, यानी 30 अन्य न्यायाधीश है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पेपर में आएगा, इतनी फैक्चुअली तो नहीं आएगा, ठीक है, इतनी फैक्चुअली आपके नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट ध्यान देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट ध्यान देंगे दोस्तों। 2019 में एक चेंजिंग की गई, 2019 में
एक चेंजिंग की गई, और यही चेंजिंग आपसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2019 में एक चेंजिंग की गई थी। चेंजिंग ये थी कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का चूंकि राइट पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, तो संसद ने न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से संबंधित एक संशोधन अधिनियम पारित किया वर्ष 2019 में। संशोधन अधिनियम पारित किया न्यायाधीशों की सदस्य संख्या से संबंधित, तो संशोधन अधिनियम 2019, संशोधन अधिनियम 2019, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस संशोधन अधिनियम में न्यायाधीशों की संख्या में 3 की वृद्धि की गई, 3 की वृद्धि की गई, यानी जो पहले 2019 के पहले 30 थी, अब कितनी हो गई है, 33 हो गई है। तो एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 ये हो गए, देन ओवरऑल कितने हो गए, 34। 2019 के संशोधन के पहले कितने थे, 31। तो चेंजिंग कब हुआ, संशोधन कब हुआ, 2019 में हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया बेसिक्स, ये सब हो गया बेसिक। अच्छा, हम लोग पदावधि की अगर चर्चा करें, पदावधि की चर्चा करें, तो पदावधि यहाँ पे है मैक्सिमम, चूंकि यहाँ पे नियुक्ति तो की नहीं जाती है, तो मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम एज डिसाइड है, या हम लोग अगर हिंदी में लिखें, कि इंग्लिश ज़्यादा लिखेंगे तो इंग्लिश वाले शर्मा जाएंगे, ठीक है। पदावधि, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पदावधि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो होती है लगभग 65 वर्ष, लगभग नहीं 65 वर्ष ही होती है। तो पदावधि इनकी कितनी हो गई, 65 वर्ष इनकी पदावधि होगी। हालांकि इसके पहले ये चाहें तो अवकाश प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान देंगे, अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। एक कंडीशन क्या है कि अवकाश प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। ये कंडीशन है, मैं एक कंडीशन बता दूं, कंडीशन आफ्टर रिटायरमेंट, ध्यान देंगे, अवकाश प्राप्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते। ये कंडीशन है, नहीं कर सकते। कब, अवकाश प्राप्ति के बाद, अवकाश प्राप्ति पश्चात, अवकाश प्राप्ति पश्चात। अच्छा, हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ये तो हो गया बेसिकली जो इनकी पदावधि से रिलेटेड प्रावधान था। हम सबको पता है दोस्तों कि जो इनकी नियुक्ति होती है, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे इसको हम लोग पढ़े ही थे, तो नियुक्ति हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बेसिकली हम लोग वहां पे राष्ट्रपति में देखे भी थे कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां होती हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, वो बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यताएं इंपॉर्टेंट है, तो योग्यताएं हम लोग देखेंगे क्लियर, योग्यताएं हम लोग क्लियर देखेंगे, योग्यताओं से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। योग्यताएं देखेंगे, बेसिकली यहां पे 3 योग्यता है, ठीक। पहली सबकी तरह है कि भारत का नागरिक हो, पहला है भारत का नागरिक हो, पहला है भारत का नागरिक हो। ध्यान देंगे दोस्तों, दूसरा, पहली बात क्या है योग्यता कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या है इसकी योग्यता में कि वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए, ध्यान देंगे कंडीशन क्या है, लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए, ध्यान देंगे। दूसरी कंडीशन है कि किसी भी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, ठीक है, लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय। ध्यान देंगे यहां पे केवल उच्च न्यायालय की कंडीशन नहीं है, ठीक है। ध्यान देंगे, खरियो छोड़िए, और एक चीज ध्यान देना है यहां पे कि 5 वर्ष के लिए, लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश हो, या कम से कम 10 वर्ष तक, या यहां पे मैं लिख दूं, या उसके पास
10 वर्ष की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 10 वर्ष, लगातार 10 वर्ष, लगातार 10 वर्ष की उसकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए अधिवक्ता के पद पे, अधिवक्ता हो। ठीक है, तो पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि कम से कम या तो किसी हाई कोर्ट वगैरह में वो 5 वर्ष के लिए, लगातार 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश हो, नहीं तो लगातार 10 वर्ष के लिए किसी उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में क्या हो कि अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, तीसरी जो इसकी योग्यता है। ठीक है, तीसरी जो इसकी योग्यता है, तीसरी इसकी योग्यता यह है, ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति की दृष्टि में राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ये 3 इसकी कंडीशंस हैं। ठीक, तो पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 5 वर्ष के लिए लगातार न्यायाधीश हो या कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, लगातार, दोनों में लगातार है। तीसरा है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो कि वो कानून का अच्छा ज्ञाता हो, कानून का अच्छा ज्ञाता हो। ये तो उसकी योग्यता होगी। ठीक है, अच्छा, जब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसकी नियुक्ति और इसकी शपथ दोनों की जिम्मेदारी किसकी हो गई? राष्ट्रपति की हो गई, राष्ट्रपति को हो गई। ठीक है, अच्छा, जो एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का होता है उसका वेतन लगभग इस वक्त 2,80,000 रुपए के करीब में है, और जो अन्य न्यायाधीश है उनका 2.5 लाख रुपए है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को ध्यान देंगे। पदमुक्ति इंपॉर्टेंट है, पदमुक्ति हम लोग देख लेंगे, पद मुक्ति देखेंगे हम लोग। ध्यान देंगे दोस्तों, वीडियो आप लोग प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, पद मुक्ति। और जो दोस्त ये वीडियो को देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बहुत मेहनत से वीडियोस बनते हैं आप लोग के लिए, आप लोग को सपोर्ट करना होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आप लोग के सपोर्ट के कोई भी चीज संभव नहीं है। ठीक, देखिए, हम लोग भी प्रॉपर जितनी भी हम लोग से संभावना बन सकती है उतनी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पदमुक्ति पे। ध्यान देंगे दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल साबित कदाचार, ध्यान देंगे कंडीशन क्या पदमुक्ति का, साबित कदाचार, मैं केवल कीवर्ड्स लिख रहा हूं, साबित कदाचार, असमर्थता, असमर्थता, ये 2 चीज कीवर्ड्स आप लोग दिमाग में रखेंगे, साबित कदाचार और असमर्थता। तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो, जो शेष 33 है उसको छोड़ के आप लोग 2 कंडीशन है, या तो कदाचार साबित कर दें या असमर्थता साबित कर दें। ठीक है, असमर्थता, इन 2 आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत देना। ध्यान देंगे, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के, मैं लिख दे रहा हूं, कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, ठीक है, कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा। ध्यान देंगे दोस्तों, मत अब क्या है कि संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, मत देने वाले सदस्यों के, ध्यान देंगे, तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत, ध्यान देंगे, कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर,
समावेदन के आधार पर, और राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। ठीक है, तो कंडीशन याद रखेंगे कि दोनों सदनों के, कंडीशन यहां पे एक है, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको हटाया जा सकता है। तो यह था इसकी पदमुक्ति की कहानी। ध्यान देंगे, एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, कि अगर कोई त्यागपत्र देना चाहता है, कोई और जो मुख्य न्यायाधीश है या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो, तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, योग्यताओं में देखेंगे तो एक कंडीशन भी राष्ट्रपति की है, शपथ भी राष्ट्रपति दिला रहा है, और पदमुक्ति की भी इसी के लिए। अब जब कोई न्यायाधीश पदमुक्त होता है, होना चाहता है, त्यागपत्र देना चाहता है, देन वो राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों कि संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, या उच्च न्यायालय भी ले लीजिए, इनके न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। कहीं भी संविधान में पदमुक्ति के लिए, इनके पदमुक्ति के लिए या उच्च न्यायालय के पदमुक्ति, सदस्यों के पदमुक्ति के लिए, जजों के, महाभियोग वर्ड का यूज नहीं किया गया है। यह कंडीशन है, याद रखेंगे। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान देंगे, इस चीज को ध्यान देंगे, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, आप लोग को लगेगा जैसे ये महाभियोग लगा के, बट एक्चुअली है तो महाभियोग ही, लेकिन महाभियोग वर्ड का यूज कहीं नहीं किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इस चीज को दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे। तो एक तो आती है कि भैया उच्चतम न्यायालय की हम लोग शक्तियां, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां आ जाती हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, अगली टॉपिक हमारी ये आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, ठीक है, तो ध्यान देंगे, जो अभी हम लोग देखेंगे, इसके पास अपीली क्षेत्राधिकार है। इसे हम लोग देख लें, शक्तियों में इसके पास अपीली क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। ध्यान देंगे, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। ध्यान देंगे, पुनर्वास, जो पुनर्विचार में बोल दिया हूं, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार है, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, जैसे पुनर्विचार वाले में देखेंगे तो आर्टिकल 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। तो पुनर्विचार संबंधी भी अधिकार इसके पास आर्टिकल 137 के तहत, आर्टिकल 137 के तहत, तो पुनर्विचार संबंधी भी इसके पास अधिकार है। परामर्शदात्री, तो हमको पहले भी राष्ट्रपति वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 143 पढ़ चुके हैं। हालांकि परामर्श मानना कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो परामर्श दिया जाए राष्ट्रपति को वो बाध्यकारी हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अच्छा, अब हम लोग यहां से क्या आते हैं, बेसिकली हम लोग आएंगे अभिलेख न्यायालय। तो हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत, ध्यान देंगे, आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय माना गया है। अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 के तहत। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान देंगे, आर्टिकल 129 इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग जानते हैं कि हम लोग 5 प्रकार की रीट पढ़े हैं। ठीक है, 5 प्रकार के हम लोग रीटों को पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण था, परमादेश था, प्रतिषेध था, अधिकार परीक्षा था, उत्प्रेषण था। जो वो 5 प्रकार के रीट थे दोस्तों, जिनको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उन 5 प्रकार के रीटों को, ध्यान देंगे, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। अब हम लोग संक्षेप में क्या करेंगे, उच्च न्यायालय देख लेंगे। ठीक है, संक्षेप में हम लोग उच्च न्यायालय देखेंगे। 5 से 7 मिनट में उच्च न्यायालय हम लोग खत्म करेंगे, 5 से 7 मिनट में।
उच्च न्यायालय के बारे में दोस्तों भाग 6 में इसका वर्णन है। पहली बात मैं लिखता चला हूं जल्दी जल्दी, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। भाग 6 में इसका वर्णन है। आर्टिकल अगर हम लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 214 से 231 तक इसका वर्णन है। इसका वर्णन है 231 तक इसका वर्णन है। तो ये तो गया आपका उच्च न्यायालय। ठीक है, अब हम लोग आगे ध्यान देंगे दोस्तों। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कुल कितने सुप्रीम कोर्ट है भारत में, इसमें कुल कितने सुप्रीम कोर्ट है? तो कुल 25 सुप्रीम कोर्ट है। कुल 25 सॉरी हाई कोर्ट पूछ देगा। तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग याद रखते हैं। एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों, जो इसके न्यायाधीश होते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ध्यान देंगे, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी सदस्य संख्या भी राष्ट्रपति के ही द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर निर्धारित की जाती है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर निर्धारित की जाती है। जैसे हम लोग देखेंगे वहां भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती थी। 2019 में लगा कि चेंजिंग करना चाहिए, तो अधिनियम पारित किया गया और 3 को बढ़ा दिया गया, 3 सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। यहाँ पे एक चेंजिंग है, यहाँ पे एक चेंजिंग है सेवानिवृत्ति को लेके, सेवानिवृत्ति को लेके, सेवानिवृत्ति को लेके। ठीक है, वहां पे 65 वर्ष था, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 62 वर्ष है, 62 वर्ष है। और फिर प्रोसेस वही है, त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र भी दे सकता है। जैसे मैंने यहां पे देखा है अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के तहत है, वैसे यहां पे जो अभिलेख न्यायालय है, यहां पे जो अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट जो अभिलेख न्यायालय है, ध्यान देंगे, एक अभिलेख न्यायालय है। तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस आर्टिकल के तहत? ठीक है, सॉरी दोस्तों, तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 215 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 215 के तहत, अनुच्छेद 215 के तहत। ठीक है, एक सेकेंड बस, एक्चुअली हुआ क्या कि एक मच्छर सीधा घुस उड़ के आ गया मुंह में। ठीक है, वो चला भी गया पेट में भी, तो और उस ठीक है, अब तो वो खत्म हो गया होगा। तो अनुच्छेद 215 के तहत क्या है, वो अभिलेख न्यायालय है, इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए एकदम फैक्चुअली पेपर है, तो फैक्चुअली पेपर के हिसाब से ही हम लोग पढ़ेंगे। अगर पेपर में कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे पहले किन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सबसे पहले, तो ध्यान देंगे 1862 में, 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिनमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास था। ठीक है, 3 था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ये 3 हाई कोर्ट थे जो 1862 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1862 में इनकी स्थापना की गई थी। अच्छा, हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, यहां पे एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि आर्टिकल 226 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, आर्टिकल 226 इसकी बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 226 को हम लोग जरूर देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल 226 है। तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, जो नागरिक हैं वो मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, यहां पे मैं लिख देता हूं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, मौलिक अधिकारों के रक्षा हेतु, ध्यान देंगे आर्टिकल 226 के तहत और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है दोस्तों, हाई कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार रखता है, रिट जारी करने का अधिकार रखता है, अधिकार रखता है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट, जिसको अभी तक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो और भी फैक्ट्स हैं बेसिकली वो यही थे, इससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो
प्रायः जो हम लोग का टारगेट था, ध्यान देंगे दोस्तों, जो हम लोग का टारगेट था वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत था, इसलिए चीजें इजीली खत्म हो गई हैं। ठीक है, इतनी कम से कम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में चीजें पता रहनी चाहिए। अब हम लोग ऊपर आते हैं, दोनों का टॉपिक था, उसमें देखेंगे कि क्या क्या हम लोग खत्म कर दिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय खत्म कर दिया, यानी अभी क्या बचा है, संविधान में संशोधन। बीच में एक टॉपिक छूट गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग संविधान में संशोधन 5 मिनट में देख लेते हैं। संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन देख लेते हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन देखेंगे तो हम सबको पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान किया गया है। बेसिकली इसमें एक चीज ध्यान देंगे तो पहली बात क्या पड़ती है, विशेष बहुमत द्वारा। पहला हो गया, एक तो हो गया साधारण बहुमत द्वारा, तो उससे वो इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी। अब लोग आते हैं विशेष बहुमत द्वारा, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। 368 के तहत दो प्रकार से है, विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा कैसे होता है तो हम लोग इसको समझते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, प्रत्येक सदन, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, प्रत्येक सदन में हो गया लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत, प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत, कुल सदस्यों के बहुमत, ध्यान देंगे, कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान, ध्यान देंगे, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, करने वाले सदस्यों के तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित विधेयक, बहुमत से पारित विधेयक, बहुमत से पारित विधेयक, ये हो गया आपका विशेष बहुमत। ठीक है, तो विशेष बहुमत क्या हो गया, आप लोग ध्यान देंगे तो प्रत्येक सदन, ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, दोनों के जो कुल सदस्य हैं उनके बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनकी 2/3 बहुमत से पारित विधेयक बेसिकली जो होता है वो विशेष बहुमत द्वारा पारित विधेयक होता है। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड, तो ये तो पहला हो गया, सेकंड क्या है, सेकंड है कि संसद के विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत प्लस दूसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों, राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन, राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन, स्वीकृति से संशोधन, ये सेकेंड है। सेकेंड क्या है, विशेष बहुमत तो हो ही हो, साथ ही साथ राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। प्रायः जो ऐसे संशोधन होते हैं, जैसे जो ध्यान देंगे इस चीज को, यहां पे ध्यान देना दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे होता क्या है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, जिसको हम लोग ऊपर देख सके हैं, इसके साथ साथ क्या आवश्यकता होती है कि राज्यों के कुल विधानमंडलों में से, यहां पे ध्यान देंगे ऊपर, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, यहां पे ध्यान देंगे तो राज्यों के कुल विधानमंडल, राज्यों के कुल विधानमंडलों में, कुल विधानमंडलों में से, राज्यों के कुल विधानमंडलों में से, ध्यान देंगे, राज्यों के कुल विधानमंडलों में से
आधे, आधे को हम लोग ले देते हैं 1/2, आधे से अधिक, ठीक है, या कम से कम हम लोग मान लेते हैं आधे की स्वीकृति से संशोधन, ठीक है, आधे से अधिक नहीं, कम से कम आधे हो से संशोधन, ऐसा विधेयक ये सेकेंड है, ध्यान देंगे, ठीक है। बेसिकली इसके तहत जो सेकेंड वाला देख रहे हैं, इसके तहत जो संशोधन किया जाता है वो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, संघीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ ऐसी बातें हो, तो वो सब हम लोग करेंगे विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार हो, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आज से संबंधित कोई सब्जेक्ट हो, तो उसमें हम लोग सेकेंड का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका विशेष बहुमत, ये हो गया विशेष बहुमत। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो नए राज्यों का निर्माण है, राज्य क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन, यानी आर्टिकल और जो भाग 1 है बेसिकली, वहां पे साधारण बहुमत के द्वारा चेंजिंग किया जाता है, 368 का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी विशेष बहुमत द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो सेकेंड प्रोसेस है उससे भी टफ, राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, इस दोनों प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो संयुक्त अधिवेशन है, ठीक, वो आर्टिकल 108 के तहत, ठीक, केवल साधारण विधेयक के आधार पे ही बुलाया जा सकता है, ठीक, इस चीज को ध्यान देंगे। यानी संविधान संशोधन विधेयक वगैरह हो ऐसे में जिसमें 368 का बेसिकली यूज किया जा रहा हो, वहां पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। बेसिकली आप लोग ये दिमाग में रख लीजिए, खासतौर पे जो धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया, इन सब में, ठीक है। तो ये अभी आपका हो गया, जो बीच वाला एक टॉपिक छूट गया था, 14 नंबर टॉपिक हो गया। तो 6 टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहां से, अच्छा, उच्च न्यायालय भी हम लोग का हो गया है, उच्च न्यायालय भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे महान्यायाधि एवं महाधिवक्ता। अब हम लोग का टॉपिक है महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता देखेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। एक चीज ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। पहली बात ध्यान देंगे, आर्टिकल 76 में भारत सरकार का, एक चीज ध्यान देंगे, मैं इसको साइड में रखूंगा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, हमको पता है कि ये पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी इनकी नियुक्ति कौन करता होगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ध्यान देंगे, पद धारण। अगली इंपॉर्टेंट है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में, अगली इंपॉर्टेंट है, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में, सभी, मैं इसको और भी साइड में लेके आऊंगा और थोड़ा सा जूम कर दूंगा। ठीक है, सभी न्यायालयों में, सभी न्यायालयों में ध्यान देंगे, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो ध्यान देंगे दोस्तों कि महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक, इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त
सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल होते हैं सहायता हेतु, सहायता हेतु। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे भारत का जो महान्यायवादी होता है ये वैसे तो संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, ध्यान देंगे, संसद का सदस्य नहीं है। यानी लेकिन एक चीज ध्यान देंगे कि किसी भी सदन में बैठक में ये बोल सकता है, यानी एक तो किसी भी सदन की बैठक में ये भागीदारी ले सकता है, बैठ सकता है और साथ ही साथ बोल भी सकता है, ठीक है। लेकिन सदन में की बैठक में भाग लेता है, यानी सदन की बैठक में भाग लेता है, सदस्य नहीं होता है लेकिन बैठक में भाग लेता है। बैठक में क्या है, भाग लेता है, भाग लेता है, लेकिन चूंकि सदस्य नहीं है इसलिए इसको मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग एक इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान देंगे, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखेंगे, थोड़े से फैक्ट चेंज होंगे यहां से। अब हम लोग राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था देख लेंगे। तो अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की चर्चा है। राज्य महाधिवक्ता, आज हम लोग की टॉपिक यही खत्म भी होगी, ठीक है। राज्य महाधिवक्ता की चर्चा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे बैटरी की निर्देश आ चुका है कि भाई जल्दी खत्म करो, अब मैं जाने वाला हूं, ठीक है। राज्य महाधिवक्ता की चर्चा है, ध्यान देंगे जैसे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वैसे ये क्या होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, पद धारण करता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, नेक्स्ट आएंगे आप दोस्तों, ये क्या होता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब हम लोग अगला देखेंगे, तो अगला भी सेम है कि ये भी भाई क्या है कि जो राज्य महाधिवक्ता होता है विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है यानी बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली था महाधिवक्ता। अब हम लोग 2 मिनट में मैक्सिमम 1 मिनट में ध्यान देंगे महाधिवक्ता को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता आर्टिकल 76 में इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ भारत सरकार का यह प्रथम विधि अधिकारी होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में इसको सुने जाने का अधिकार है, इसकी सहायता हेतु सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन बैठक में, संसद के बैठक में भाग ले सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लेकिन मत देने का अधिकार इसको नहीं है। आर्टिकल 88 यही बोलता है। जो राज्य महाधिवक्ता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में की गई है और बाकी सारे फैक्ट्स सेम है जो हम लोग कह सकते हैं जो महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है उसकी तरह से। ध्यान देंगे दोस्तों, राज्य का बस अंतर यह है कि वहां पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यहां राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो उम्मीद करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।